नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। स्मृति ईरानी की बेटी को बदनाम करने वाले कांग्रेसियों की मुसीबत बढ़ने वाली है। दिल्ली की हाई कोर्ट ने सख्त आदेश दिए हैं कि 24 घंटे के अंदर ये जो कांग्रेस के लीडर हैं, ये स्मृति ईरानी की जो बेटी है उसके जुड़े हुए जो भी इन्होंने ट्वीट, रिट्वीट और पोस्ट किए थे, उन सबको 24 घंटे के अंदर अंदर डिलीट करे। ये बेटी है जोइश ईरानी। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले कांग्रेस के लीडरों ने कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक खुलासा करने का दावा करते हुए उन्होंने ये कहा था कि स्मृति ईरानी, उसकी जो बेटी है जोइशी ईरानी, उसके नाम पर एक बार वहां चलता है गोवा में और वो बार का लाइसेंस अवैध है। यानी वो जो लाइसेंस है लिया गया है जोइशी ईरानी के नाम पर, वो वैध नहीं है और ये बार चलाती है उसकी बेटी। इसको लेकर स्मृति ईरानी खुद सामने आई और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्मृति ईरानी ने बाकायदा इन तीनों लीडरों को घेरते हुए कहा कि वो उनकी बेटी पर गलत एलिगेशन लगा रहे हैं। उनकी बेटी जो जोइशी ईरानी है वो केवल अभी पढ़ती है, 12वीं कक्षा की छात्रा है, वो कोई बिजनेस में नहीं है, ना वो कोई राजनीति में है और उसका नाम इस तरह से घसीटना, उसका अपमान किया गया है। इसके लिए 2 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा स्मृति ईरानी ने किया था। इस मामले में जो 3 नेता थे, जिन्होंने कांग्रेस के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्मृति ईरानी की बेटी पर यह आरोप लगाए थे, उसमें एक आपको बता दें, कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा, एक थे उसमें गुजरात महिला कांग्रेस की अध्यक्ष नेड्डा डिसूजा और तीसरे नेता थे जयराम रमेश, जो कि कांग्रेस के महासचिव हैं। इन 3 नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खुलासा करने का दावा किया था और मीडिया में बाकायदा ये कहा कि हम एक बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि स्मृति ईरानी की जो बेटी है वो एक बार का संचालन करती है। और ये जानकारी जब पत्रकारों ने पूछा कि उनको कहां से मिली, तो उन्होंने रेफरेंस दिया एक आरटीआई का। अब ये आरटीआई जिसने लगाई उसके ऊपर भी पहले से आरोप है और यौन शोषण के उस व्यक्ति पे आरोप है, लेकिन उसकी आरटीआई को ये लहराते हुए हवा में और मीडिया को दिखाते हुए उसी के बेस पर इतना बड़ा खुलासा करने की बात कर रहे थे, जो कि एक मूर्खता कहा जाएगा। कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी है, लेकिन यह पहला मौका नहीं है कि इस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी की महिला लीडरों पर जिस तरह से हमला करते हैं। आपको याद होगा जब स्मृति ईरानी मोदी की मंत्रिमंडल में पहली बार मंत्री बनी थी और उनको पहली बार शिक्षा मंत्रालय दिया गया था, उस समय भी स्मृति ईरानी की डिग्री पर सवाल उठाए गए। उन्होंने शिक्षा कहां से ली है इस पर सवाल उठाए गए। उनको तो इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, उनको शिक्षा मंत्री बना दिया और मोदी की खासम खास है ऐसा टोंट मारते हुए कांग्रेस के लीडरों ने उस पर तंज कसा था। बाकायदा मीडिया में वो वायरल हुआ था। उसका भी जवाब स्मृति ईरानी ने शेरनी की भांति दिया था। उन्होंने कहा था कि जिस तरह के टोंटबाजी आप करते हैं, सीनियर लीडर होते हुए भी कांग्रेस के एक सीनियर लीडर ने स्मृति ईरानी पर तंज कसा था, मोदी से उसको जोड़ के बोला था और बहुत शर्मनाक तरीके से वो मीडिया में बोला गया शब्द था। उस समय स्मृति ईरानी को लेकर के जिस तरह की बातें उठाई गई थी, उनके मंत्रालय को लेकर जिस तरह बात उठाई गई, जिस तरह डिग्रियों को लेकर बात उठाई गई, अब हमने देखा है कि स्मृति ईरानी से ये जो चिढ़ है, इसके पीछे का कारण क्या है। असली कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी की महिला विंग में यह पहली ऐसी महिला है स्मृति ईरानी जिसने सीधा सीधा सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका को चुनौती दी है। ये जो गांधी परिवार है, इनको लगता है कि हम तो इस देश में शासन करने वाले लोग हैं, 100 साल से हमारा राज है और ये बीजेपी कहां से आ गई। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का सत्ता में आना कांग्रेस को हजम नहीं हो रहा और इसलिए क्या करें, तो मोदी को टारगेट करते हैं, कभी योगी को टारगेट करते हैं, कभी अमित शाह को टारगेट करते हैं और अब मोदी के जितने निकट के लोग हैं, ये उनको टारगेट करने का इन लोगों ने प्लान बनाया हुआ है। आप देखें
राहुल गांधी के अगर आप भाषण उठा के देखेंगे पिछले 10-20, तो आपको 2-4 नाम उसमें मिलेंगे। उसमें वो कहेंगे अडानी, अंबानी और कहेंगे मोदी के आदमी हैं। क्या ये अडानी अंबानी 2014 के बाद से, जब से मोदी सरकार आई है, तभी से ये इंडस्ट्री में आए हैं? उसके पहले ये कई चने की दुकान चलाते थे, उसके पहले तो ये बहुत गरीब थे, इनके पास तो खाने के पैसे नहीं थे। कांग्रेस के शासन में इनके ऊपर बहुत ईडी की रेड हुई, इनकी फैक्ट्रियां नहीं चलती थी। कांग्रेस का शासन गया तो मोदी शासन आया, तो उन्होंने अडानी अंबानी को अमीर बना दिया, उनका फेवर कर दिया। ये कांग्रेस ने इस तरह से ये प्लान बनाकर देश के उद्योगपतियों को टारगेट किया। और इसी तरह जब 2014 में सत्ता आ गई, उसके बाद मोदी जी ने जो मंत्री बनाए, उसमें सबसे ज्यादा टारगेट उन्होंने स्मृति ईरानी को किया, क्योंकि स्मृति ईरानी सीधा सीधा चुनौती दे रही थी इस गांधी परिवार को। बीजेपी की तरफ से स्मृति ईरानी की ड्यूटी लगाई गई कि आपको उत्तर प्रदेश में, जहां से ये गांधी परिवार के लोग खड़े होते हैं, राहुल गांधी जहां से खड़ा होता है, सोनिया गांधी अमेठी से खड़ी होती है, इन लोगों को सामने काउंटर करना है। और एक पार्टी की सिपाही होने के नाते वो वहां गई, भले ही पहली बार में वो विजयी नहीं हुई, लेकिन स्मृति ईरानी वो नेता थी जिसकी ड्यूटी लग गई, तो वो वहां लगातार विजिट करती रही, लोगों से मिलती रही, और उसका नतीजा यह है कि राहुल गांधी को अपना चुनाव क्षेत्र छोड़कर वायनाड भागना पड़ा था। प्रियंका गांधी वाड्रा पूरी कोशिश करती रही उत्तर प्रदेश का चुनाव 2022 का, और उसके पहले दाल नहीं गली। अपने क्षेत्र में, अपने गढ़ में, रायबरेली में सोनिया गांधी सारी सीटें हार गई। तो स्मृति ईरानी उनके टारगेट पर है, उनके निशाने पर है, और वो चिढ़ है कि गांधी खानदान के खिलाफ किसी ने बोला क्यों, क्योंकि वो चुनौती देती है। तो इनको शर्म नहीं आई, इन लोगों ने स्मृति ईरानी की बेटी पर टारगेट किया। आप सोचिए ये राजनीति में कितना नीचे कांग्रेस गिरी है कि किसी के बच्चों को टारगेट कर रहे हैं, और उसके लिए कोई इनके पास प्रमाण नहीं है। एक ऐसे आदमी का लगाया हुआ आरटीआई प्रमाण के तौर पर लेकर आते हैं जो खुद यौन शोषण के मामले में गिरा हुआ है। और ऐसा व्यक्ति, उसका नाम है आर्यस रॉड्रिग्स। ये आर्यन रॉड्रिग्स पर यौन शोषण के आरोप लग चुके हैं। इसने आरटीआई लगाई, लेकिन आरटीआई में कहीं भी स्मृति ईरानी की बेटी का नाम नहीं है। लाइसेंस का जिक्र है, जिसके नाम वो बार थी, ये बार है सिली सोल्स कैफे एंड बार, ये गोवा में है, और ये जिस व्यक्ति के नाम लाइसेंस था वो एक्सपायर हो गया है, लेकिन वो बार चल रहा है, क्योंकि व्यक्ति के जिसके पास है उसके बच्चे हैं, वो जिंदा है। ये केवल रिन्यू होकर जो व्यक्ति आज चला रहा है उसके नाम से नहीं है, लेकिन इसको ये कहा गया कि ये स्मृति ईरानी की बेटी संचालित कर रही है, जो कि झूठ है। आरटीआई में नाम नहीं है। तो फिर कांग्रेस के लीडरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो खुलासा करने का दावा किया, इसका मतलब वो दावा फर्जी था। केवल स्मृति ईरानी और उसकी बेटी को टारगेट करने के लिए, उसको बदनाम करने के लिए ये सब किया गया, और इसीलिए स्मृति ईरानी ने इसको एफआईआर कराई और इस मामले में मानहानि का दावा किया। 2 करोड़ की मानहानि के दावे में हाई कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान को लिया है। जिस आरटीआई का हवाला जयराम रमेश, पवन खेड़ा और ये तीसरी जो नेट्टा डिसूजा थी, इन लोगों ने जिसको रेफरेंस बनाया, उसको स्मृति ईरानी की तरफ से कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया गया, और उससे खुलासा होता है कि उसमें स्मृति ईरानी की बेटी का नाम ही नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि ये कांग्रेस के तीनों लीडर या तो अब सजा भुगतेंगे, या तो इनको 2 करोड़ रुपए मानहानि के तौर पे कोर्ट में जमा कराना पड़ेगा। और ये पहली बार नहीं है कि कांग्रेस इस तरह के काम करती है। अभी हाल ही में आप देखिए, हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो कि एक महिला है, एक आदिवासी है, उसका किस तरह से माहौल बनाया गया। सोनिया गांधी उसमें ना तो माफी मांगती है, ना माफी मांगने के लिए कह रही है। इसका मतलब एक सोची समझी रणनीति के तहत टारगेट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की महिला नेताओं को। उनको लगता है कि इनको हम टारगेट करेंगे, ये बौखलाहट होगी, और बौखलाहट में विवाद पैदा होगा, और जो असली मुद्दे हैं,
जो कांग्रेस के गांधी खानदान की पोल अभी खुल रही है नेशनल हेराल्ड मामले में, इनको लगता है कि उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के आर्टिफिशियल मुद्दे खड़े किए जाएं। असली साजिश ये है, नेशनल हेराल्ड मामले में जिन कांग्रेसियों ने 1937 में ये एक एजेएल नाम की कंपनी खड़ी करी थी, एसोसिएट्स जनरल लिमिटेड, वो शेयर होल्डर अभी भी जिंदा हैं। उसमें से 1,500 के करीब 5,000 शेयर होल्डर थे, और आज 90 लाख जो शेयर इन्होंने यंग इंडिया लिमिटेड के निकाले थे, उसके भी शेयर होल्डर जिंदा हैं, लेकिन मालिक बन गई सोनिया और राहुल। और जब ये पोल खुली तो बौखलाहट में इनको लगता है कि किस तरह से लोगों का ध्यान भटकाया जाए, तो इस तरह के आर्टिफिशियल मुद्दे ये लेकर के आ रहे हैं। लेकिन अब कांग्रेसियों की खैर नहीं है, क्योंकि अब ना तो वो समय है, और अब समय बदल चुका है, सत्ता बदल चुकी है, और जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसी हो, वो सब बदल चुकी हैं। तो निश्चित रूप से आप जानिए, ये तीनों नेता या तो जेल जाएंगे या तो हर्जाना जमा करेंगे। वंदे मातरम।